हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस जानने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, और हमारे चैप्टर है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? देखो, ध्यान दो। उससे पहले भी हम एक छोटी सी कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के बारे में, कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट हैं जिनमें हम इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं कि जैसे हमने सॉल्यूशन है, पानी ले रखा है मैंने एक कंटेनर में। ठीक है, पानी में मैंने NaCl को डाल दिया, तो NaCl को जैसे ही मैंने डाला तो क्या होगा, Na+ और Cl- आयंस में जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास है CuSO4, कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, पता है सब लोगों को। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास है सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट में बोलूँ, तो इनको जैसे ही मैं कंटेनर में डालूँगा ये सब अपने अपने कांस्टेंट आयन में जाके डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? गुड। अब देखो, तो यहीं पे ही हमने डेफिनेशन की बात की हुई है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन विच कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, जैसे ही इनको सॉल्यूशन में डाला गया तो ये अपने अपने कांस्टेंट आयन में चले गए, और वही आयन किसका कंडक्शन करते हैं? करंट का। ठीक है, आप देखो यहीं पे ही हमने बात की थी एक टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की हुई है हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड थे यहाँ पे। विच फर्नेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं हम, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ये सब इस तरीके की बातें हैं। मतलब अगर वो न्यूट्रल के न्यूट्रल रहे सॉल्यूशन में जाने के बाद में, तो मतलब क्या कह रहे हैं हम, आयन में डिसोसिएट ही नहीं हुए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉल्यूशन में जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे, उन आयंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने नाम लिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? देखो, द फिनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, CuSO4 हो गया। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है? बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? द फिनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जैसे ही क्या होगा, अपने अपने कांस्टेंट आयंस में जाएंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है प्रोसेस, उसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म समझने के लिए क्या है, यहाँ ध्यान दो, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँ, अगर इधर ध्यान दो, ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखो, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिया हमने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मान लिया कि मैंने यहाँ पे HCl अगर ले लिया। ठीक है, HCl जैसे ही लिया, सॉल्यूशन में डाला, पानी में डाला। ठीक है, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करो कि ये जो आयंस हैं ये कौन कौन सी स्टेट में, या तो मैं इनका
इनको वाटर में डाल दूँ, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में ये अपने अपने आयंस में जाके और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और या फिर ये अगर मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट का मतलब है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ HCl ही है, लेकिन वो अपने आप में मोल्टन स्टेट में है, मतलब जिसे लावा कहते हैं, ठीक है। जैसे लावा अपनी फॉर्म में है तो कॉन्स्टिट्यूएंट वही के वही हैं, सिर्फ वही अपने आप में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन नहीं है वो, लेकिन वही क्या है, वही अपने आप में मॉल्टन फॉर्म में होने की वजह से क्या हो रहा है, उनका फ़्लो हो सकता है, फ़्लो पॉसिबल है उस कंडीशन में भी। तो अगर उनका फ़्लो पॉसिबल है तो वहाँ भी आयंस का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आयन के मूवमेंट की वजह से वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। तो मॉल्टन स्टेट में बात करूँ या फिर मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में बोलना चाहूँ, दोनों बात पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। बहुत आराम से समझ रहे हैं क्या है। देखो क्या हुआ कि HCl है सॉल्यूशन में, ठीक है, हमने ले लिया, वाटर ले रखा है, उसमें HCl डाल दिया। अब यहाँ ध्यान दो क्या सेटअप कर रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। एक इलेक्ट्रोड को अटैच कर रखा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड। और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसको क्या बोल रहे हैं हम, कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अगर मैं लिखना चाहूँ तो एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में जो एनोड का साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और कैथोड का साइन है नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहीं पे ही मैं बात करता अगर कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसी तरीके से गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करता तो वहाँ एनोड कैथोड के साइन बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो क्यों होते हैं उसको जब उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उसका रीज़न बताएंगे, ठीक है। अभी सिंपल समझ में आ रहा है क्या है ये, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो है एनोड हमारा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो है कैथोड, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, अच्छा खासा, ठीक है। और सॉल्यूशन में कौन है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन में है आयंस H+ और Cl-। अब कैटायन कौन है यहाँ पे, H+ है, और एनायन कौन है, Cl-। बात समझ में आ रही है। या तो तुम्हारी मर्जी हो तुम Na+ ले लो, Cl- ले लो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहो फ्री हो आराम से, कुछ भी जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम तो बस। अब देखो, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे जाके ये डिपॉजिट होगा, H+ कहाँ जाके अटैच होगा, कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा ये। और डिपॉजिट होने के बाद में कहने का क्या मतलब है, डिपॉजिट कैसे हो रहा है कि यहाँ से नेगेटिव जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे जाके इसने इलेक्ट्रॉन लिए और H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया हमारा, हाइड्रोजन एटम। और ये एटम एटम कंबाइन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। या ऐसे भी लिखा मिल सक ऐसे ऐसे जनरली लिखा नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेस बहुत फास्ट है और जैसे ही दो एटम बनते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, वो तुरंत उनके आपस में जो एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है और उसकी वजह से तुरंत मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाता है। तो इसकी बजाय ये कैसे दिखता है, एक तरीके से ये ऐसे डायरेक्ट अपने को लिखा मिलता है हमेशा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन H+ था तो यहाँ पे देखो साइन हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रखा है, लेकिन ये जैसे ही जाके डिपॉजिट हुआ है हमने इसको न्यूट्रल दिखा दिया है। इसी तरीके से Cl- के साथ में, Cl- क्या हुआ, ये एनायन है Cl-, तो कहाँ गया, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल के पास में जाके डिपॉजिट हुआ, एनोड पे जाके डिपॉजिट हुआ, तो एनोड पे जाके अगर ये डिपॉजिट हुआ तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन होगी बताओ, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम इसे, हाफ ऑफ Cl2 + इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हुई, मतलब ये रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, कैथोड पर रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैथोड की रिएक्शन क्या लिख दूंगा मैं, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है अपने आप में, और यहाँ पे जाके डिपॉजिट कौन हो रहा है, जो कैटायन है वो डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो एनोड पर डिपॉजिट कौन हो रहा है जाके, जो हमारा एनायन है, ठीक है। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई, समझ आ रहा है। और इन दोनों को इंक्लूड करके ही क्या बन रहा है, हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म बन रही है, ठीक है। जैसे Cl- यहाँ गया तो देखो
क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे गया तो ये भी न्यूट्रल बन गया है, ठीक है, ½ Cl2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए इधर। बात क्लियर हुई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे हैं तो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता जा रहा है इस तरीके से, समझ में आ रहा है प्रोसेस, ठीक है। और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से और नीचे सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई। अब देखो वापस चलते हैं, हमने यही रिएक्शन लिखी हुई है किस तरीके से कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने अभी समझ लिया पूरी, अब थोड़ी थ्योरी पोर्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कैटायंस माइग्रेट टू द कैथोड, बात की है अभी, ठीक है, एंड फॉर्म आ न्यूट्रल एटम। बिल्कुल बन रहा था कि H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए थे, हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो रहा था। इसी तरीके से एनायंस माइग्रेट टू एनोड, Cl- जा रहा था हमारा एनोड पे, एंड यील्ड अ न्यूट्रल पार्टिकल बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। तो इसने जो खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट कर दिए किसको, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड बोल रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनायंस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैटायंस एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो ओवरऑल रिएक्शंस हमने लिखी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे दिखा दिया गया है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। जैसे कैथोड पे अगर मैं बात करूँ, कैथोड पे क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई हमारी, ठीक है, अभी बात की है मैंने। अब देखो क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हुआ है और पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे दिखा दिया है तुम्हें कि या तो हाइड्रोजन जनरली लिखा नहीं मिलेगा, ½ H2 लिखा मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एनोड की रिएक्शन, जो एनोड पर रिएक्शन होगी क्या होगी वो भी मैंने बता दिया है अभी तुम्हें। तो जो ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल के आई, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल के आई थी हमारी, यहाँ दिखा देता हूँ मैं कि जो H+ है प्लस इलेक्ट्रॉन लिया और कहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाके, मतलब कैथोड पे जाके डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो ½ H2, क्लियर है। और इसी तरीके से ये कैथोड की रिएक्शन है, और एनोड की रिएक्शन क्या बताई थी अभी, एनोड पे कौन जा रहा है, एनोड पे नेगेटिव मतलब एनायन जा रहा है, मतलब Cl- गया, Cl- किस तरीके से कि ½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गया। जो ओवरऑल रिएक्शन है मतलब दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल के आई बताओ। यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन निकल के आ रही है अपनी H+ प्लस Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ½ H2 प्लस ½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली अपने को देखने को कि HCl किस में जा रहा है, ½ H2 प्लस ½ Cl2, ओके। यहाँ भी वही बात लिखी हुई है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, H2 और Cl2, ठीक है। 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन मिल जाएगी अपने, ठीक है, समझ आ गया। गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का। अब देखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने इसके ऊपर काम किया है काफ़ी, तो उनके नाम पे ही लॉज हैं। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलूँ या फिर मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो फैराडे ने क्या किया बेसिकली, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उनसे कंक्लूजन निकाले गए और उन कंक्लूजन को ही लॉ की फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, देखो बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, बेहद आसान है और सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। समझते हैं क्या है, देखो द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इवॉल्व डिस्चार्ज, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या समझ में आया, मतलब मैंने जो सेटअप लिया है अभी, ये वाला जो सेटअप मैंने यहाँ लिया था, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ध्यान दो, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आयंस डिपॉजिट हो रहे थे
यहाँ पे ये आयन डिपॉजिट हो रहे थे, यहाँ पे कैटायन डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे एनायन डिपॉजिट हो रहा है। तो इनकी डिपॉजिट होने की जो अमाउंट है, ये कितने डिपॉजिट होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगी, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज है उस पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आई? सर्किट में जितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बहुत क्लियर है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है हमने कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे जाके, सरफेस पे जाके, W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस। और Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कुछ कांस्टेंट आया, W इक्वल टू ZQ। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W इक्वल टू ZIT। Q को क्या लिखते हैं हम? Q क्या है? Q इक्वल टू IT है, ठीक है। Q क्या है? IT है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर Q को रिप्लेस कर दिया। IT से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, Z को और क्या लिखते हैं हम? Z को लिखते हैं हम E/96500। अच्छा, 96500 क्या है? 96500 क्या है? ये 1 फैराडे ही तो है। 96500 कूलम, ये 1 फैराडे ही तो है, ठीक है। Z को क्या लिख रहे हैं? E/96500। अच्छा, E क्या है? E है जो सब्सटेंस उस सरफेस पे जाके डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट मालूम है? गुड। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट से कैसे रिलेट करें इक्विवेलेंट वेट को? मॉलिक्यूलर वेट पता है अगर, तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे? इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें एन फैक्टर की, ठीक है। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? वो जैसे मैं अगर एसिड की बात करता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल की मैं बता देता हूँ, जैसे HCl है, ठीक है। HCl का अगर एन फैक्टर की बात करनी है तो एन फैक्टर होगा यहाँ पे 1। 1 का क्या, 1 कैसे आया? मतलब ये अपने आयंस की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, तो एक H+ ये दे सकता है, और यहाँ पे ही जैसे मैं अगर H2SO4 की बात करूँ इस तरीके से, इसका एन फैक्टर क्या होगा? जैसे मैंने इसको सॉल्यूशन में डाला तो 2H+ बनाया, तो मतलब इसका 2 एन फैक्टर है, ठीक है। और इसकी और डिटेल में बात, जब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक है बहुत अच्छा खासा, जहाँ पे हम रिएक्शन बैलेंस करने की बात करते हैं, इन सब बातों की, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे तो डिटेल में हर तरीके की रिएक्शन के लिए, हर सब्सटेंस के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं एन फैक्टर, उसकी बात करेंगे, ठीक है। गुड। अभी देखो, अभी क्या हुआ, सीधा सीधा सा W इक्वल टू E/96500 इंटू IT लिख दो या Q लिख दो, Q को रिप्लेस किया हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास में? ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम डायरेक्ट। W इक्वल टू W क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट है? E क्या है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और I क्या है? करंट है। और T क्या है? जो टाइम, जितने टाइम के लिए करंट पास की गई है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने का दूसरा तरीका भी है, वो बहुत आसान है और यही तुम्हें क्वेश्चन के लिए यूज करना है, ठीक है। देखो, ये क्या लिखा हुआ है? W इक्वल टू E/96500, या मैं बोल दूँ इस पूरी वैल्यू को, ये क्या है? 1 फैराडे ही तो है, इंटू Q, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, अब ध्यान दो, मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और तुम्हें ये इंटरप्रेट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये फार्मूला ही ये स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देख के ही क्वेश्चन कर सकते हो कई सारे इसके हेल्प से। देखो क्या कह रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज, कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इसको? देखो ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं Q की वैल्यू 1 फैराडे ले लूँ, अगर इसमें Q को
जो चार्ज मैं पास कर रहा हूँ अगर ये 1 फैराडे के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। कैसे, देखो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, W इक्वल टू E बाय 96500 मतलब 1 फैराडे इन मल्टीप्लाई में Q, ठीक है, मतलब चार्ज। अब अगर मैं इसको E को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, W बाई E हो जाएगा। W बाई E क्या लिख दिया मैंने, Q बाय 1 फैराडे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लिख पा रहे हैं, सीधा फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैं कह रहा हूँ कि जो चार्ज में पास करा रहा हूँ तो वो चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 फैराडे है। अगर ये चार्ज 1 फैराडे है, Q की वैल्यू 1 फैराडे है, तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, वो होगा 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये क्या बता रहा है हमारा, वेट बाय इक्विवेलेंट। वेट किसको बताता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। ये जो W बाई E मैं लिख रहा हूँ ये किसको बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, इनमें और नंबर ऑफ मोल्स में क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में n फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर भी कई जगह लिखा रहता है, ठीक है, तो मैं n फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशन समझ में आ गया दोनों में। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिनोट कर रहे हैं हम W बाई से। अब पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट है फैराडे का फर्स्ट लॉ। ये कह रहा है कि अगर मैं Q को 1 फैराडे कर दूँ तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो वो 1 वैल्यू निकल किसकी आ रही है, W बाई E की वैल्यू निकल के आ रही है, और W बाई E क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ओके। W बाई E क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, इस बात को ध्यान दो, यही बात हमने लिखी हुई है। सॉरी, Faraday's first law can also be expressed as one equivalent of substance is deposited by passage of 1 Faraday of charge। मतलब अगर मैं 1 फैराडे चार्ज यूज करूँ, Q को मैं 1 फैराडे लेके चलूँ, तो किसी भी सब्सटेंस का कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, वो होगा 1 इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ समझ में आ गया, ये W बाई E किसके बराबर है, यहाँ देखो Q बाय 96500 के बराबर ही तो है W बाई E, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट क्या लिखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट है ये। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट किसके बराबर है, Q बाय 96500 के बराबर है, ओके। अब देखो मैंने जो बात बोली है वो किस तरीके से यूजफुल है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में इस बात को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द वेट ऑफ, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देख लिया है। अच्छा, उससे पहले एक बेसिक जानकारी भी दे देता हूँ यहीं पे ही। अगर गैस की बात कर रखी हो, नोट लगा के लिख लो इसको, इस पॉइंट को नोट लगा के लिख लेते हैं। देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ gas at STP is given ठीक है, STP पे वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गैस के बताया हुआ है, मोल्स ऑफ गैस कैसे लिखेंगे बताओ, जो वॉल्यूम है बाय, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है,
ठीक है। तो फिर अगर वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो मोल्स ही आएंगे, अगर वॉल्यूम ml में लेंगे तो मिली मोल्स आएंगे, ठीक है। तो V/22.4 लीटर, और वॉल्यूम किस पे है ये, वॉल्यूम एट ST पे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ से मोल्स निकल गए, और लेकिन हमें यूज क्या करना है अभी, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट हमें यूज करने की बात ध्यान रखो। और नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, अभी बताया था रिलेशन, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर, ठीक है। समझ आ गया? और यहाँ से क्या क्या निकल के आया, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख रहे हैं हम, इक्विवेलेंट वेट जो हम लिख रहे थे अभी, ई से डिनोट कर रहे थे, उसमें मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। मैं फिर कह रहा हूँ n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर एक ही टर्म है, ठीक है, सेम बात के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड दी, क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ठीक है, फाइंड दी वेट ऑफ सिल्वर deposited when, कितना चार्ज पास कर रहे हैं देखो, 9650 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है कि चार्ज पास जो कर रहे हैं हम वो है 9650 कूलम है, और तुम्हें बताना है कि कितना अमाउंट या कितना वेट डिपॉजिट हुआ। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक दूसरा फॉर्म भी बताया था, वो क्या बताता है कि उससे पहले Ag का मॉलिक्यूलर वेट मैं तुम्हें बता देता हूँ। Ag का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें गिवन है 108, ठीक है। ट्राई करो थोड़ा सा, बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर तुम जो मैंने बाद में जो स्टेटमेंट लिखाया था फैराडे का फर्स्ट लॉ का, वो अगर यूज करो तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा ऐसे केस में, ठीक है। क्या है वो कि अगर मैं 1 फैराडे चार्ज पास करूं, अगर 1 फैराडे चार्ज पास करूं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो होगी किसके बराबर, 1 इक्वलेंट के बराबर, या फिर 1 ग्राम इक्वलेंट भी अपन टर्म यूज कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। तो 1 इक्वलेंट के बराबर तो अगर मैं 0.1 फैराडे, कैसे पता चला मेरे को 0.1 फैराडे चार्ज पास कर रहा हूँ, तो ये कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, 0.1 इक्विवेलेंट, क्योंकि वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 9650 कूलम ले रहा हूँ, ठीक है। और 1 फैराडे किसके बराबर है, 96500 के बराबर। बात क्लियर हुई? तो 0.1 फैराडे अगर मैं चार्ज यूज़ कर रहा हूँ तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, वो होगी 0.1 इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। 0.1 लिख दो जिससे जीरो वो पॉइंट क्लियर दिखे अपना, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब तो सब कुछ आ चुका है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट हमें अगर पता है, और यहाँ पे n फैक्टर क्या है, 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, क्योंकि Ag अगर जाके डिपॉजिट होगा AgNO3 की फॉर्म में, मतलब Ag प्लस की फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन लिया
और डिपॉजिट हो गया AG की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे n फैक्टर जो यूज कर रहे हैं हम वो 1 है वैल्यू। अगर n फैक्टर 1 है तो जो नंबर ऑफ़ इक्वलेंट हैं वही क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। जो नंबर ऑफ़ इक्वलेंट हैं वही नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ओके, नंबर ऑफ़ इक्वलेंट ही किसके बराबर हो गया भाई, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के, मतलब 0.1 के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे हम, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 0.1। मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया हुआ है भाई, मॉलिक्यूलर वेट है 108। तो वेट कितना निकल के आ गया, 10.8 ग्राम। बात क्लियर है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, मैंने इतना पूरा डिटेल में करके दिखाया है तुम्हें, लेकिन एग्ज़ाम में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, क्या लिखा हुआ है कि सिल्वर कितना चार्ज पास करा रहा है 9650, मतलब पता चल गया यहीं से ही कि 0.1 फैराड है। हमें पता है कि 1 फैराड है मतलब 1 इक्वलेंट, 0.1 फैराड है मतलब 0.1 इक्वलेंट, तो यहीं से पता चल रहा है। और n फैक्टर जो है इस केस में 1 है, तो n फैक्टर क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 0.1। तो वेट कितना निकल के आ गया, 10.8 ग्राम। ओके, समझ आ गया, गुड। अब बात करते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ की। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब फैराडे का सेकेंड लॉ कैसे, क्या कंक्लूजन निकला, फैराडे ने क्या किया बेसिकली कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर फिक्स टाइम, ठीक है, पास कराई अलग अलग सॉल्यूशंस में। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थे, अलग अलग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मैं अगर एक में NaCl डाल रहा हूँ, एक में KNO3 डाल रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही थी उन सब्सटेंस की इलेक्ट्रोड्स पर, तो वो अमाउंट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी या फिर किस रेशियो में थी, वो डिपेंड कर रही थी उनके नंबर ऑफ़ इक्वलेंट पर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, लिखो स्टेटमेंट की फॉर्म में, अभी समझ में आ जाएगा। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज चार्ज है, क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, then same equivalent of substances are deposited। बहुत आसान है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ था वही ये है। देखो कैसे, क्या कह रहे हैं, देखो क्या था फर्स्ट,
W इक्वल टू ZQ, ठीक है, या फिर W इक्वल टू E/96,500 इंटू Q, यही था। अब मैंने क्या बताया था कि W/Q अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो गया, सॉरी W/E अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बच गया इधर, Q/96,500 बच गया, ठीक है। W/E को मैं क्या लिख रहा था, किसके बराबर है ये, वेट बाई इक्वलेंट, वेट किसको बता रहा था, नंबर ऑफ इक्वलेंट को, नंबर ऑफ इक्वलेंट किसके बराबर है, Q/96,500। तो अच्छी एक बात बताओ कि अगर Q सेम हो गया, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, अगर Q सेम हो गया तो नंबर ऑफ इक्वलेंट सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। यही क्या है हमारा फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इसको कहीं पे कैसे यूज कर लेते हैं हम इसको इस फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। देखो W/E कांस्टेंट हो गया तो W1/E1 सेम हो गया ना, नंबर ऑफ इक्वलेंट सेम हो गए, कांस्टेंट नहीं सॉरी, नंबर ऑफ इक्वलेंट सेम हो गए, तो सेम हो गए मतलब W1/E1 इक्वल टू W2/E2, इस फॉर्म में भी लिखा मिल जाएगा कभी, ठीक है। समझ आ गया। या फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे, W1 और E1, इसको लिख दो मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर इक्वल टू W2 बाय मॉलिक्यूलर वेट सेकंड वाले का, सेकंड सब्सटेंस का जिसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरीके से n फैक्टर यहाँ पे फर्स्ट वाले का था तो यहाँ पे n फैक्टर सेकंड वाले का। बात समझ में आ गई, इक्विवेलेंट वेट की टर्म में कैसे लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में कैसे लिखना है, हर कुछ हमने डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। समझ आ गया, ओके गुड। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं, और फैराडे के दोनों लॉज के बारे में बात की है, बोथ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।